बच्चों जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लाए हैं मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मेंसुरेशन 3D क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो बच्चा आप देखेंगे कि आज के इस वीडियो में आप मेंसुरेशन 3D क्वेश्चन को कितने आसानी से बना पाते हैं। आपको इसके पहले का मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था मेंसुरेशन का ही बच्चा, वहाँ 2D और 3D के हम पूरे कॉन्सेप्ट की बात किए थे, पूरे फार्मूलों के बारे में बात किए थे। आज के इस वीडियो में हम स्पेशल क्वेश्चंस लाए हैं, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। यदि आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आपके मेंसुरेशन से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके पहले आप जान लीजिए यह चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे स्टेट, सुपर टेट या सी टेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या बच्चे जो लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे CDS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अफकैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आप सारे एग्ज़ामों के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता होगा CDS के एग्ज़ाम में मेंसुरेशन से 16 से 17 प्रश्न आ जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा शायद बच्चा, जाके आप किसी भी सन का पेपर उठा के देखना, CDS का 16 से 17 प्रश्न सिर्फ इसी चैप्टर से आते हैं। तो यह चैप्टर बहुत खास होता है। तो चलो पहला क्वेश्चन है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। हमारे पास 3 छोटे घन हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के किनारे को घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो उसका किनारा कितने सेंटीमीटर का होगा? जो हमारा बड़ा घन बनेगा उसका साइड क्या होगा बच्चा, उसका साइड क्या होगा, ये अपने को बताना है। प्यारे बच्चों समझिएगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास 3 छोटे छोटे घन हैं, ठीक है, हमारे पास 3 छोटे छोटे घन हैं। इन्हीं घनों को मिला के हम एक बड़ा घन बनाएंगे। इनकी साइड्स हमें दे रखा है, एक का 3 है और एक बच्चा घन हमारे पास ऐसा है जिसकी ऑल साइड हमारे पास कितनी है, 4 है। एक हमारे पास ऐसा भी घन है जिसका ऑल साइड्स 4 है, और एक घन हमारे पास ऐसा भी है बच्चा जिसकी ऑल साइड्स 5 है। एक हमारे पास 3 घन इस टाइप के हैं। इन तीनों घनों को हमने क्या किया बच्चा, इन तीनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना दिया। इन तीनों को मिला के अगर हम एक बड़ा घन बनाएंगे तो जो भी हमारा घन बनेगा बड़ा वाला, उस पूरे घन का आयतन इन तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि बच्चा यहाँ जो हमारा घन बन रहा है तीनों को मिला के, इसकी जो भी साइड होगी हमें अभी नहीं पता, लेकिन जो भी साइड होगी इन तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। यानी इनका आयतन इन तीनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। जब इनका आयतन इक्वल कर लेंगे तो हम इनकी साइड्स को भी बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब बच्चा समझो, किसी भी घन का आयतन क्या होता है, A क्यूब होता है। अगर हम इस घन का आयतन निकालेंगे 3 का क्यूब करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब बच्चा 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। अगर आप यहाँ से क्यूब हटा दोगे तो ये वैल्यू आपका क्यूब रूट हो जाएगा। अब अगर आप इनको पूरे वैल्यू को जोड़ोगे बच्चा तो देखो 7 4 11, 11 5 16, हंस लगा 1, 3 6 9, 9 2 11 और 1 1 2, 216 आ जाएगा। और हम सभी को पता है 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो उस बड़ी घन की जो भुजा होगी बच्चा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारी घनों का आपको जो भुजाएं दिया था वो सेंटीमीटर में ही दिया गया था। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उन घनों को मिला के आपने एक बड़ा घन बनाया। तो बड़े घन का जो आयतन होगा उन तीनों छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर हो जाएगा। A क्यूब का जो वैल्यू होगा, इसका आयतन, इसका आयतन, इसके आयतन के इक्वल होगा। A का मान निकालोगे बच्चा, क्यूब रूट लगेगा तो A का जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि हमारा क्यूब से था। आप भी सारे क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा कि आपसे बच्चों सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं क्या वो सारे क्वेश्चंस आपसे लग पा रहे हैं? यदि लग पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं लग पा रहे हैं बच्चों आपको पूरे वीडियो को वॉच करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। आप पूरे वीडियो को वॉच करोगे तो आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कैसे प्रश्नों को तैयार करना है, किस तरह के प्रश्नों को पढ़ना है। दूसरा प्रश्न बच्चा हमारा यहाँ पर है, एक घन और घनाभ का आयतन बराबर है। ये भी सवाल हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड से है। एक घन और घनाभ का आयतन बराबर है यदि घनाभ की विभाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा क्या है? बहुत बेसिक सवाल है बच्चों, आप सभी लोग बनाइए, देखिए कि आपसे बन रहे हैं। अगर ऐसे प्रश्न आपसे बन रहे हैं तो जो बच्चे टेट सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आते हैं बच्चों।
आपके एग्ज़ामों में ऐसे ही बेसिक प्रश्न आते हैं जो टोटली फार्मूला बेस्ड होते हैं, या जो बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है बच्चा टू द पॉइंट आता है, फार्मूला बेस्ड, तो आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाते हैं। जैसे आप समझिएगा बच्चों, एक घन और एक घनाभ का आयतन बराबर है। घन का आयतन होता है ए क्यूब, घनाभ का आयतन होता है LVH, बोथ आर इक्वल, ऐसा हमें क्वेश्चनों में कहा जा रहा है। अब बच्चों आप समझिएगा, घनाभ की विभाएँ हमें दिया गया है 18, 12 और 8 सेंटीमीटर। जो घनाभ है इसकी विभाएँ 18, 12 और 8 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अच्छी बात है, हमने सही लिखा है। तो अब जो घन का भुजा होगा वो हमें बताना है, घन की भुजा को हमें बताना है। तो ऑलरेडी ये क्यूब के ही बराबर है, ए का मान निकालेंगे बच्चा तो क्यूब रूट यहाँ लग जाएगा। मान लीजिए आपको गुणा करने में दिक्कत आ रही है तो आप इनको इस तरीके से कर लीजिए कि 9 दूना 18 हो जाएगा, और बच्चा 3 चौका 12 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, 9 का 3 से गुणा करोगे 27, 2 का 4 से गुणा करोगे बच्चों 8, और 8 अठाई 64, है कि नहीं। तो ये बच्चा 3 का क्यूब रूट है और ये 4 का क्यूब रूट है, तो इसकी जो भुजाएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो ऐसे कुछ बेसिक प्रश्न बच्चा जो आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। स्टार्टिंग में हमने कुछ बेसिक प्रश्नों को ही रखने की कोशिश की है, अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते चले जाएंगे और हमें हर तरह का प्रश्न यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो अभी हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न था। आपको बच्चा गोला, शंकु, बेलन सबके सवाल मिलेंगे आज की ही क्लास में। और जो बच्चे भी कांस्टेबल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बच्चा यह बहुत उपयोगी है, यह क्लास और यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलो बच्चों, अभी 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक घनाभ की ऊंचाई 2 मीटर है। एक घनाभ की ऊंचाई 2 मीटर है, उसकी चौड़ाई और लंबाई क्रमशः उसकी ऊंचाई का 2 गुना और 3 गुना है, तो घनाभ का आयतन क्या है। ये सवाल भी हमारा उतना ही आसान है जितना आसान अभी हम लोगों ने दोनों सवालों को लगाया है। यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि एक घनाभ की ऊंचाई, एक घनाभ है उसकी ऊंचाई अपने को 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई बच्चा, उसकी चौड़ाई और लंबाई क्रमशः ऊंचाई का 2 गुना। उसकी चौड़ाई जो है बच्चा उसकी ऊंचाई का 2 गुना यानी 4 सेंटीमीटर, और जो लंबाई है बच्चा वो 3 गुना यानी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई का 2 गुना और 3 गुना है। तो बच्चा चौड़ाई जो है इसका 2 गुना है, लंबाई इसका 3 गुना है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। और हम सभी को पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है बच्चा, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू V इंटू H, यानी 2 गुणा 6 गुणे 4, 6 दूना 12, 12 चौका 48, यानी अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चा ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 घन सेंटीमीटर। बात क्लियर है। चलो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये सारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं बच्चों, एक बार ज़रूर बताइएगा। अब हम धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे हमें प्रश्न बच्चों उतना अच्छा मिलता चला जाएगा। ये आज की क्लास का हमारा तीसरा प्रश्न था। चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैनल की खास बात यह है, आपको जो भी नॉलेज मिलता है ऑथेंटिक मिलता है, टू द पॉइंट। ठीक है, पूरे चैप्टर्स के वीडियोस मिलते हैं और प्रॉपर तरीके से अगर आप बने रहेंगे तो आप बहुत बेहतर सीख पाएंगे। ये 100% डन है। अगर बच्चों हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है 20 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी 20 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। अब आपको सवाल बहुत अच्छे मिलेंगे। 20 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया जाए तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या है। अब आप समझिएगा बच्चों, हमारे पास 2 आयताकार टैंक है, ऐसा समझ लेते हैं हमारे पास 2 बर्तन हैं और दोनों की जो डिज़ाइन है बच्चा वो क्यूबॉइड टाइप में है, घनाभाकार है। ठीक है, आयताकार घनाभाकार है, क्योंकि हाइट है तो घना भी है। अब बच्चा पहली जो टंकी है उसका हमें दे रखा है सारी चीज़ें कि भैया उसका जो लेंथ है वो 20 है, उसका जो ब्रेथ है बच्चा वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक्चुअली में है क्या, 2
सेंटीमीटर तक ही पानी भरा गया है। अगर सारी चीज़ें मीटर में दी गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर तक ही पानी भरा गया है। तो बच्चा जितने मीटर तक पानी है वही पानी तो दूसरे टंकी में जाएगा, तो वही हमने उसकी हाइट मान ली कि भाई टंकी में जितना भी पानी भरा है वही उसकी हाइट है। अब उसी पानी को अगर हम एक दूसरी टंकी में डालेंगे, हो सकता है बच्चा एक टंकी हमारे पास चौड़ी रही हो, एक टंकी हमारे पास पतली रही हो, तो जो पतली वाली टंकी है उसमें अगर वही पानी डालेंगे तो उसमें पानी की हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, चौड़ी वाली टंकी की हाइट कम रही होगी, पतली वाली टंकी की हाइट ज़्यादा होगी, तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उनके आयतन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब दूसरी टंकी का लंबाई और चौड़ाई हमें दिया गया कि भैया इसकी लंबाई 10 है और इसकी चौड़ाई जो है बच्चा 5 मीटर है। ध्यान देना सारी चीज़ें हमें मीटर में दी गई हैं। और हमें कह रहा है कि जब इस टंकी में हम पानी डालेंगे तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या होगी। यही पानी बच्चा अगर आप इस टंकी में डालोगे तो इसकी हाइट आपको बताना है। कहने का मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि जितना पानी इसमें भरा है वही पानी जस्ट उसमें पलटना है, वो कितने ऊंचाई तक जाएगा वही अपनी हाइट हो जाएगी, वही उस टंकी की गहराई हो जाएगी। यहाँ 20 पता है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, इसका लंबाई पता है 10, इसका चौड़ाई 5 पता है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 मीटर इस टंकी की हाइट। बच्चों क्लियर हुई बात? तो आप बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को बना पाएंगे। दूसरी टंकी की जो हाइट होगी बच्चा वो 8 मीटर हो जाएगी। आई होप कि आप सभी बच्चों को बच्चों हम लोग का सिलेंडर का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन हमारा है 2 बेलनाकार बर्तनों में समान पानी भरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बर्तनों का आयतन क्या है बच्चा, आयतन जो है उनका समान है। ठीक है, यदि उनकी त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनकी ऊंचाइयों का रेशियो क्या होगा। हमारे पास 2 सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर का बच्चा रेडियस का हमें रेशियो दिया गया है और उनकी हाइट का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। जैसे बच्चा हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो अपने को दे रखा है 2। इसका जो रेडियस है बच्चा मान लो छोटे वाले का 2 दिया गया है और इसकी हाइट हम लोग को नहीं पता है, मान लो इसकी हाइट हमने h1 मान लिया। और एक हमारे पास दूसरा भी सिलेंडर है, इस सिलेंडर का रेडियस अपने को दे रखा है बच्चा, इसका रेडियस अपने को 3 दे रखा है। ठीक है, इसका रेडियस हमें 3 दे रखा है, इसकी हाइट पूछ रहा है। लेकिन ये कभी नहीं कह पाओगे कि जो दूसरा सिलेंडर है पहले सिलेंडर से बड़ा है, ऐसा कभी नहीं कह पाओगे, क्योंकि दोनों का आयतन समान है। अगर दोनों का आयतन समान है तो जाहिर सी बात है बच्चा इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, इस पहले वाले से कम होगी। ये चौड़ा ज़्यादा है, ये हाइट में कम है, ताकि इसका पानी दोनों में समान पानी आ सके, दोनों का आयतन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर इसकी चौड़ाई कम है तो जाहिर सी बात है ऊंचाई ज़्यादा होगी, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसकी ऊंचाई कम होगी, तभी तो दोनों के आयतन इक्वल होंगे। अगर इसकी हाइट भी बड़ी कर दोगे बच्चा, दोनों का आयतन अनइक्वल हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, दोनों के हाइट का रेशियो बताना है। एक को h1 मान लिया, एक को h2 मान लिया। ठीक है, तो जैसे पहले बेलन का आयतन हो जाएगा बच्चा πr1 स्क्वायर h1 मान लिया, दूसरे का πr2 स्क्वायर h2 मान लिया, क्योंकि दोनों के आयतन क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के आयतन को इक्वल कर देंगे। अब हमें इनका पाई से पाई 2 कैंसिल हो जाएगा। पहले का रेडियस अपने को 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर इंटू h1, हाइट नहीं पता है। दूसरे का बच्चा अपने को 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर h2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुणे h1 बराबर 3 तरह का 9 गुणे h2 हो जाएगा। तो h1 बटे में h2 बराबर क्या हो जाएगा, 9/4। यानी बच्चों इनका जो रेशियो होगा हाइट का वो क्या हो जाएगा, 9:4। तो बड़े आसान तरीके से आपके सवाल बन जाएंगे। बस इतना सा है कि जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बच्चा वो आपका क्लियर होना चाहिए, बेलन को लेके, शंकु को लेके। जब इनके कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से क्लियर रहेंगे तो किसी भी प्रश्न में आपको समस्या नहीं आएगी। समस्याएं सिर्फ तभी तक रहती हैं जब तक आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अभी हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो बच्चा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का कहाँ से है। अगला प्रश्न बच्चा हम लोग का बहुत ही प्यारा सा है। एक लंब वृत्तीय बेलन वक्राकार सतह का, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्राकार सतह का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। ठीक है बच्चा, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान
इसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को पढ़ के ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि इसमें तो कुछ अलग ही है, लेकिन बच्चा ऐसे प्रश्न हमारे बहुत ही आसान होते हैं। बस ध्यान से सवाल को पढ़ो और उसी को फॉलो करो। कह रहा है कि बेलन का वक्राकार सतह का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो बच्चा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr(h). जो हमारा बेलन है इसकी जो दीवारें होती हैं, बेलन तो आप सभी को पता है बच्चा, जैसे हमारे पास कोई भी ए ही है, ए बेलन टाइप में, इसकी जो दीवारें हैं इसकी दीवारों का ही क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? वक्राकार सतह का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा बेलन होता है। वक्राकार सतह का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, इसके इक्वल है। तो हमसे कहा जा रहा है बेलन का त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, बेलन तो सेम ही है। अगर हमारा बेलन सेम ही है, जैसे हमारे पास ये बेलन है, अगर बच्चा हमारा बेलन है तो इसका जो रेडियस होगा उसका रेडियस चाहे आयतन में ले लें चाहे बच्चा वक्रपृष्ठ में ले लें, दोनों में सेम ही रहेगा। बस ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल था और ये हमारा आयतन है, तो रेडियस तो दोनों केस में इसका सेम रहेगा। तो बच्चा एक रेडियस और हाइट भी दोनों केस में सेम रहेगा, तो एक रेडियस इसका कैंसिल हो जाएगा। इसका आर का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी। यानी सवाल इतना छोटा सा है, लेकिन पढ़ के बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। तो बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है और सवालों को सॉल्व करना है। आप सारे सवालों को बना लेंगे, बस डरना नहीं चाहिए। अभी हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 24 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धातु के बेलन से 12 सेंटीमीटर व्यास के ढाले जाने वाले गोलों की संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक ठोस है जिसका हमें सब कुछ दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, 24 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धातु के बेलन को, एक बेलन है, एक सिलेंडर है जिसका हमें बच्चा रेडियस भी दे रखा है और हाइट भी दे रखा है। हालांकि डायमीटर दे रखा है, डायमीटर अगर दे रखा है तो उसका रेडियस तो हम निकाल ही लेंगे। तो बच्चा उसका जो आयतन होगा 12 सेंटीमीटर व्यास के ढाले जाने वाले गोलों की संख्या कितनी होगी। अब आप समझिएगा, जैसे हमारे पास एक बेलन है, इस बेलन को बच्चों हमने क्या किया? पिघलाया। इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। जब हम गोले बनाएंगे बहुत सारे गोले बनेंगे, क्योंकि उसकी साइज़ हमें अलग दे रखा गया है। अब बच्चा, इसका व्यास हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसकी हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है सवाल में, कितना? 10 सेंटीमीटर। अब इसी का हम गोला बनाएंगे। अब जब इसका हम गोला बनाएंगे तो बच्चा एक गोला नहीं बन रहा है, इसके बहुत सारे गोले बन रहे हैं, लेकिन जितने भी गोले बन रहे हैं उन सारे गोलों का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी बेलन का तो हम गोला बनाएंगे, इसी को पिघला के बच्चों हम गोले बनाएंगे। कितने गोले बनाएंगे यही बताना है। और गोलों की साइज़ के बारे में कह रहा है कि इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? 12 होगा। नहीं, इसका डायमीटर 12 होगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके कितने गोले बनाए जा सकते हैं बताना है। जितने भी गोले बनेंगे उन पूरे गोलों का आयतन इस बेलन के आयतन के क्या होगा बच्चा? बराबर होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है, गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। एक गोले का आयतन है, n से गुणा कर देंगे तो इनकी पूरी संख्या आ जाएगी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस अलग अलग है, इनके 12 हैं बच्चा, 12 × 12, इनकी हाइट 10 है, यह नहीं पता है, 4/3, इनका रेडियस 6 है, 6 × 6 × 6, जो वैल्यू कट रहे हैं डायरेक्टली काट लेंगे। 6 से बच्चा कटेगा 6 दूना 12, 6 से कटेगा 6 दूना 12, 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा और बच्चा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी यहाँ पर जो गोले मिलेंगे बच्चों, कितने गोले मिलेंगे? ऐसे ही साइज़ के 5 गोले बन जाएंगे, जिनसे बच्चा पूरे बेलन का आयतन उन 5 गोलों के आयतनों के क्या हो जाएगा? बराबर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? यदि एक सीधे वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है, यदि एक सीधे वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे बच्चों, हमारे पास एक कोण है, हमारे पास क्या है? एक कोण है और इस कोण का हमें दे रखा है हाइट। इस कोण का बच्चों हमें दे रखा है कि इसका जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर।
ऊंचाई बच्चों हमें 4 दिया गया है। अगर ऊंचाई 4 है, त्रिज्या 3 है, तो स्लैंट हाइट कितना होगा? स्लैंट हाइट हमारा 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, बिकॉज एल का जो वैल्यू होता है बच्चों अंडर रूट में h² प्लस r² होता है। यहाँ से आ गया। अब हमसे पूछ रहा है इस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का जो CSA होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, बच्चों इनके बारे में हमने टोटल अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बता रखा है, जाके आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो वॉच कर लीजिएगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तो जहाँ से चीज़ें आप जाके देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू बच्चा 3 और एल का मान हमें 5 दिया गया है। तो अच्छा, इसका हम देख रहे हैं बच्चा यहाँ पर आंसर जो दिया है पाई में ही दिया गया है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। 5×15 पाई हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पाई में नहीं दिया गया होता तो हम पाई का मान 22/7 रखते और हमारा आंसर आ जाता। बातें क्लियर हैं बच्चों? चलो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं बच्चों बताइएगा। ये सारे प्रश्न हम कलेक्ट करके लाते हैं आपके लिए, एक बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लाते हैं। अभी हमारे पास कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है, यह प्रश्न है, एक ठोस एक बेलन के शीर्ष पर, एक ठोस एक बेलन के शीर्ष पर एक शंकु को पूरी तरह से माप के अनुरूप लगाया गया है। शंकु की ऊंचाई h है। ठीक है बच्चा, यदि ठोस का संपूर्ण आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो बेलन की ऊंचाई क्या है? समझो बच्चा, एक ठोस बेलन, हमारे पास एक ठोस बेलन है, ये हमारे पास क्या है? एक ठोस बेलन है। इस बेलन के शीर्ष पर एक शंकु को पूरी तरह जो इसे ढक ले, ऐसा एक शंकु लगाया गया है इस तरीके से बच्चा, और इसकी ऊंचाई अपने को यस दिया गया है। और ये तो डन है बच्चा, जो इसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा, आर दोनों का मान लिया। ठीक है, इसकी हाइट को हमने एच मान लिया। अब कह रहा है बच्चा इस पूरे ठोस का जो आयतन होगा, इस पूरे ठोस का जो आयतन होगा शंकु के आयतन का 3 गुना होगा। अब जो पूरे ठोस का आयतन होगा उसमें कौन कौन है? उसमें बेलन भी है, शंकु भी है। तो शंकु का आयतन तो होगा πr² h, और जो बेलन का होगा बच्चा 1/3 πr² h। ठीक है, 1/3 πr² h। और जो शंकु का ओनली शंकु का आयतन होगा वो 1/3 πr² h होगा। अब जो ये पूरे बेलन का आयतन है बच्चा, पूरे ठोस का जो आयतन है, शंकु और बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का 3 गुना है, यानी इसका 3 गुना है। अगर आप इसको 3 गुना कर दोगे, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे बच्चा तो πr² दोनों में कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि πr² दोनों के वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, एक ही बेस पे बच्चा एक चीज़ें बनी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा h और यहाँ हो जाएगा 1/3 h, और यहाँ बचेगा πr² h। तो πr² से πr² कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3h प्लस h अपान 3 बराबर h। ये 3 यहाँ जाएगा बच्चा, 3h प्लस h बराबर 3h, 3h बराबर 3h माइनस ALH हो जाएगा। यहाँ बच्चा 2h बराबर हो जाएगा 3h। तो हमें किसका पूछा था हाइट? इसमें ये देखना पड़ेगा। हमें बच्चों पूछा है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हमने h मान रखा है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 2h/3, यानी h बराबर हो जाएगा बच्चा 2h/3। ये हमारे बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगी प्रश्न आप ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत बढ़िया सीरीज़ लाने वाले हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बेहतर करने के लिए बच्चों, हमारे सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं, तो हम जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर प्लानिंग के थ्रू ला रहे हैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो का कलेक्शन। प्यारे बच्चों, हम टेट और सीटेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन संग्रह ला रहे हैं वीडियो का। आप 101% अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, हम आपको रेगुलर बेसिस पे अर्थमेटिक की क्लासेस देने वाले हैं, जहां से आप अपने एग्ज़ाम टेट और सीटेट की भरपूर तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और एक डन है बच्चा कि हम आपके नंबर को 101% 100 में 100% मार्क्स दिलाएंगे यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो। सर थैंक यू।